आज का विषय उन मेहनतकश कर्मचारियों, श्रमिकों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस यह सिर्फ एक मासिक राशि नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, ईमानदारी और लगातार योगदान का सम्मान है। देश का विकास बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बल्कि उन हाथों से होता है जो रोज काम करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं, सेवाएं चलाते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। ऐसे में यह जिम्मेदारी बनती है कि सेवा के बाद जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक और आर्थिक रूप से स्थिर रहे। ईपीएस का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा देना है, कर्मचारी को, उसके जीवन साथी को और पात्र आश्रितों को। कई परिवारों के लिए पेंशन एक भरोसा है, एक नियमित सहारा है। इसलिए जब भी पेंशन बढ़ोतरी, न्यूनतम पेंशन या उच्च पेंशन जैसे मुद्दे सामने आते हैं तो स्वाभाविक है कि लाखों लोग स्पष्ट और सही जानकारी चाहते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है पेंशन की गणना। यह अनुमान पर नहीं, नियमों और निर्धारित फार्मूले पर होती है। इसी कारण अलग अलग लोगों की पेंशन अलग अलग हो सकती है। आज डिजिटल सिस्टम के चलते बहुत सी सेवाएं आसान हुई हैं। यूएन केवाईसी अपडेट, सेवा रिकॉर्ड, क्लेम स्टेटस, पेंशन से संबंधित जानकारी, इन सब तक पहुंच पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है। लेकिन फिर भी पेंशन से जुड़ी गणना, पात्रता और विकल्पों को लेकर भ्रम बना रहता है। इसलिए इस स्क्रिप्ट में हम बिल्कुल सरल और क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे कि पेंशन किस आधार पर तय होती है, किन लोगों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है और किन बिंदुओं पर भविष्य में बदलाव संभव होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप ईपीएस पेंशनर हैं या भविष्य में पेंशन से जुड़े लाभ समझना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल माई योजना गुरु पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी उपयोगी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईपीएस के तहत पेंशन आमतौर पर तीन मुख्य बातों पर निर्भर करती है। पहला, पेंशन योग्य सेवा यानी पेंशनेबल सर्विस, आपने कितने वर्षों तक पेंशन योजना में पात्र योगदान किया। दूसरा, पेंशन योग्य वेतन यानी पेंशनेबल सैलरी, नियमों के अनुसार जिस वेतन को पेंशन के लिए माना जाता है। तीसरा, लागू नियम सीमा जैसे वेतन सीमा, औसत वेतन की अवधि और विकल्पों की शर्तें। कई लोग यह मान लेते हैं कि पेंशन सभी को एक जैसी ही मिलेगी या सरकार एक तय रकम घोषित कर देगी। वास्तविकता यह है कि जब तक कोई नई अधिसूचना या संशोधन लागू नहीं होता तब तक पेंशन तय नियमों से ही निकाली जाती है। मांगे जरूर उठती रहती हैं, जैसे न्यूनतम पेंशन बढ़ाना, महंगाई राहत जोड़ना या लंबे समय तक योगदान देने वालों को अधिक सम्मानजनक पेंशन देना। लेकिन नीति में बदलाव का असर तभी होता है जब आधिकारिक आदेश लागू हो जाए। अब बात करते हैं उस चर्चा की जो अक्सर सुनने में आती है, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुनवाई, निर्देश और समानता का सिद्धांत। समय समय पर पेंशनर संगठनों और कर्मचारियों की ओर से अलग अलग मंचों पर यह बात उठाई जाती है कि पेंशन में बहुत अंतर है। कुछ लोगों को बहुत कम पेंशन मिलती है और लंबे समय तक योगदान देने वाले भी कई बार न्यूनतम स्तर पर रह जाते हैं। ऐसे मामलों में न्यायालयों में भी याचिकाएं दाखिल होती रहती हैं और कई मुद्दों पर व्याख्याएं व निर्देश सामने आते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कोई भी अंतिम बदलाव तभी स्थायी माना जाता है जब उसका लिखित आदेश, स्पष्ट दिशा निर्देश और उसके आधार पर ईपीएफओ सरकार की औपचारिक अधिसूचना लागू हो। इसलिए किसी भी रिपोर्ट, क्लिप या सोशल मीडिया पोस्ट को अंतिम सत्य मानकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पेंशन की गणना का ढांचा। ईपीएस में सामान्यतः पेंशन की गणना एक तय फार्मूले से होती है। प्रचलित और व्यापक रूप से उपयोग होने वाला सूत्र इस प्रकार समझा जाता है: मासिक पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा बटे 70। यहाँ पेंशन योग्य वेतन आमतौर पर नियमों के अनुसार तय औसत वेतन होता है, अक्सर कुछ वर्षों की औसत अवधि, और पेंशन योग्य सेवा वह कुल अवधि है जिसके लिए योगदान के नियमों के अनुसार पात्र योगदान माना गया हो। कई मामलों में सेवा वर्ष को निकटतम वर्ष में राउंड ऑफ भी किया जाता है और कुछ स्थितियों में अतिरिक्त लाभ, बोनस सेवा वर्ष जैसी व्यवस्था भी लागू हो सकती है। यह पूरी तरह नियमों और रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। अब वेतन सीमा की बात। वर्तमान नियमों के अनुसार कई जगह पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 बताई जाती है और उसी के आधार पर सामान्य पेंशन की गणना होती है जब तक कि उच्च पेंशन विकल्प के अंतर्गत अलग व्यवस्था लागू ना हो और वह व्यक्ति संबंधित शर्तें पूरी ना करे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि वेतन सीमा और उच्च पेंशन विकल्प दोनों ही नियम आधारित विषय हैं। सिर्फ यह कह देने से कि मुझे ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए पेंशन बढ़ नहीं जाती। उसके लिए पात्रता, समय पर विकल्प, आवश्यक योगदान और दस्तावेजों का मिलान बहुत जरूरी है। अब श्रेणियों की बात, ताकि भ्रम दूर हो। आमतौर पर पेंशनरों को उनकी सेवा अवधि और विकल्प के आधार पर अलग अलग समूहों में समझा जा सकता है। पहली श्रेणी वे लोग जिनकी पेंशन योग्य सेवा लगभग 10 वर्ष या उससे कम है। ऐसे मामलों में पेंशन कम बन सकती है क्योंकि सूत्र में सेवा एक बड़ा घटक है। लेकिन कई बार न्यूनतम पेंशन की चर्चा भी रहती है जो नीतिगत निर्णय अधिसूचना पर निर्भर करती है। अगर न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान लागू है तो उसके अनुसार भुगतान किया जाता है। यदि कोई नया आदेश आता है तो वही लागू होता है। इसलिए इस श्रेणी में सबसे जरूरी है कि व्यक्ति अपना सेवा रिकॉर्ड और योगदान अवधि सही तरीके से जांचे, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड में अंतर के कारण सेवा अवधि कम दिख जाती है। दूसरी श्रेणी वे लोग जिनकी सेवा लगभग 15 वर्ष से 20 वर्ष के बीच है। यह वह वर्ग जहां पेंशन में अंतर स्पष्ट दिखता है। जितने ज्यादा सेवा वर्ष उतना ज्यादा गुणनफल और उसी के अनुसार पेंशन बढ़ती है। लेकिन यह भी कोई फिक्स रकम नहीं होती। अगर दो लोगों की सेवा 20 वर्ष है फिर भी उनकी पेंशन अलग हो सकती है, क्योंकि पेंशन योग्य वेतन का औसत अलग हो सकता है, रिकॉर्ड अलग हो सकते हैं या कुछ अवधि गैर पात्र हो सकती है। इसीलिए हमेशा अपने केस के हिसाब से गणना समझना जरूरी है। तीसरी श्रेणी वे लोग जिनकी सेवा 25 वर्ष से 30 वर्ष या उससे अधिक है। लंबी सेवा का मतलब सामान्यतः अधिक पेंशन की ही संभावना है। ऐसे पेंशनर अक्सर यह अपेक्षा रखते हैं कि लंबे योगदान के बदले उन्हें पर्याप्त और सम्मानजनक पेंशन मिले। यह मांग कई मंचों पर उठती है कि लंबे समय तक योगदान देने वालों को न्यूनतम स्तर से ऊपर विशेष लाभ मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो लागू नियम है उनके अनुसार पेंशन का निर्धारण सूत्र और पात्र वेतन के आधार पर ही होता है।
इसलिए इस श्रेणी में भी वास्तविक पेंशन आपकी औसत पेंशन योग्य सैलरी और मान्य सेवा पर निर्भर करेगी। चौथी श्रेणी उच्च पेंशन विकल्प वाले पेंशनर। यह विषय सबसे ज्यादा तकनीकी और दस्तावेज आधारित है। यदि किसी ने नियमों के अनुसार उच्च पेंशन विकल्प चुना, आवश्यक अंशदान जमा किया और उसके समर्थन में रिकॉर्ड मौजूद है तो पेंशन की गणना अलग आधार पर हो सकती है। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि यह लाभ उन्हीं को मिलता है जो पूरी प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रियात्मक शर्तें पूरी करते हैं। इसलिए हर किसी को एक साथ उच्च पेंशन मिल जाएगी ऐसा मानना सही नहीं है। मेरा अनुरोध है मेरे सब्सक्राइबर्स इस विषय पर किसी अपुष्ट दावे से प्रभावित होकर जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकालें। पहले अपने दस्तावेज और पात्रता को समझें। अब एक सरल उदाहरण से गणना का विचार समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की पेंशन योग्य सेवा 20 वर्ष है और पेंशन योग्य वेतन 15,000 माना जा रहा है। तो सूत्र के अनुसार 15,000 गुणा 20/70 बराबर लगभग 4,371 रुपए यानी लगभग 4,300 रुपए प्रति माह। यह केवल उदाहरण है। वास्तविक गणना में औसत वेतन अवधि, राउंडिंग, सेवा की मान्यता और अन्य नियमों के आधार पर फर्क हो सकता है। यदि सेवा 25 वर्ष हो तो 15,000 गुणा 25/70 बराबर लगभग 5,375 रुपए प्रति माह। फिर वही यह एक अनुमानित उदाहरण है। आपके केस में रिकॉर्ड के अनुसार वास्तविकता अलग हो सकती है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि सेवा वर्ष बढ़ने से पेंशन बढ़ती है, लेकिन यह तय रकम नहीं होती, यह गणना आधारित होती है। अब सबसे बड़ा भ्रम पेंशन बढ़ोतरी कब होगी और कितनी होगी। इसका सीधा जवाब यह है कि बढ़ोतरी की मात्रा और लागू होने की स्थिति नीति अधिसूचना से तय होती है। न्यायालयों में समानता, गैर भेदभाव और वैधानिक व्याख्या जैसे मुद्दों पर निर्देश टिप्पणियां आ सकती हैं, लेकिन भुगतान प्रणाली में बदलाव तब तक नहीं माना जाता जब तक प्रशासनिक रूप से लागू न हो जाए। इसलिए अगर कहीं यह दावा किया जाए कि अब सभी को इतना मिलेगा और उसके समर्थन में आधिकारिक अधिसूचना आदेश ना हो तो उसे अंतिम सूचना ना माने। अब बात करते हैं इस विषय के एक और महत्वपूर्ण हिस्से की, रिकॉर्ड और दस्तावेज। बहुत से मामलों में पेंशन कम अधिक होने का मुख्य कारण यह होता है कि सेवा अवधि सही दर्ज नहीं हुई, किसी अवधि का योगदान रिकॉर्ड नहीं दिख रहा, नाम, जन्म तिथि, ज्वाइनिंग एग्जिट की तिथियों में अंतर है, केवाईसी यूएन बैंक विवरण में त्रुटि है या पेंशन योग्य वेतन का औसत सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हुआ। इसलिए पेंशन से जुड़ी स्पष्टता के लिए अपने दस्तावेजों की सूची तैयार रखें, जैसे सेवा विवरण, योगदान का रिकॉर्ड, पीएफ स्टेटमेंट, यूएन जानकारी, बैंक केवाईसी और यदि लागू हो तो उच्च पेंशन विकल्प से संबंधित दस्तावेज। जितना साफ रिकॉर्ड होगा उतनी जल्दी और सही गणना समझ में आएगी। अब एक जरूरी बात, जीवन साथी और आश्रित लाभ। ईपीएस के अंतर्गत कई मामलों में कर्मचारी के बाद परिवार पेंशन, विधवा पेंशन, आश्रित पेंशन जैसी व्यवस्थाएं भी आती हैं। इसमें पात्रता, आयु और दस्तावेज की शर्तें लागू होती हैं। इसलिए यदि आप परिवार के लिए योजना समझ रहे हैं तो यह भी देखें कि आपके रिकॉर्ड में नॉमिनी परिवार विवरण सही अपडेट हो ताकि भविष्य में परिवार को अनावश्यक परेशानी ना हो। अब डिजिटल व्यवस्था और सुविधा की बात। आज कई सेवाएं ऑनलाइन डिजिटल होने से समय और भागदौड़ कम हुई है। क्लेम ट्रैकिंग, स्टेटस अपडेट, बेसिक विवरण, यह सब आसान हुआ है। फिर भी कुछ केस ऐसे होते हैं जहां सत्यापन, दस्तावेज मिलान या कानूनी व्याख्या की जरूरत पड़ती है जिसमें समय लगता है। ऐसे मामलों में सबसे सही तरीका यह है कि आप आधिकारिक पोर्टल हेल्प डेस्क निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ें और किसी शॉर्टकट या एजेंट आधारित अफवाहों में ना पड़ें। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु, सेवानिवृत्ति की स्थिति और समानता। अक्सर चर्चा होती है कि अलग अलग समय पर रिटायर हुए लोगों के लिए नियम बदलते रहे हैं जिससे पेंशन में अंतर आता है। कई मंचों पर यह मांग भी रहती है कि समान सेवा और समान योगदान वाले लोगों के साथ समान व्यवहार हो। यह सिद्धांत, नीति और न्यायिक व्याख्या दोनों में चर्चा का विषय बनता है, लेकिन फिर वही बात, व्यावहारिक लाभ तभी मिलता है जब नियमों में संशोधन, स्पष्टीकरण लागू हो। इसलिए अभी के लिए आपको यह समझना है कि आपका केस वर्तमान लागू नियमों और आपके रिकॉर्ड के आधार पर किस श्रेणी में आता है। अब मैं आपको एक स्पष्ट और उपयोगी तरीका बताता हूं जिससे आप अपनी पेंशन की दिशा समझ सकते हैं। पहला, अपनी कुल पेंशन योग्य सेवा वर्ष निकालिए, कुल कितने साल पात्र योगदान हुआ। दूसरा, पेंशन योग्य वेतन, औसत वेतन की जानकारी निकालिए जो नियमों के अनुसार माना जाता है। तीसरा, सूत्र के आधार पर अनुमानित गणना समझिए। चौथा, यदि आपको लगता है कि रिकॉर्ड में कमी है तो पहले रिकॉर्ड सुधार अपडेट पर ध्यान दीजिए। पांचवा, यदि आपने उच्च पेंशन विकल्प चुना है तो उसके समर्थन वाले दस्तावेज, विकल्प की स्थिति और अंशदान की स्थिति जांचिए। और छठा, केवल आधिकारिक आधार सूचना आदेश के आधार पर ही किसी बढ़ोतरी को अंतिम मानिए। मेरे सब्सक्राइबर्स, यहाँ मैं एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, पेंशन का विषय भावनात्मक भी है और तकनीकी भी। भावनात्मक इसलिए क्योंकि यह जीवन की सुरक्षा से जुड़ा है, तकनीकी इसलिए क्योंकि यह नियम, रिकॉर्ड और गणना से चलता है। इसलिए सही रास्ता वही है जिसमें जानकारी स्पष्ट हो, दस्तावेज पूरे हो और निर्णय आधिकारिक स्रोतों पर आधारित हो। अब अंत में संक्षेप में समझ लीजिए कि इस पूरे विषय का सार क्या है। ईपीएस पेंशन की गणना मुख्य रूप से पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन पर आधारित होती है। वेतन सीमा, औसत अवधि, राउंडिंग, पात्रता जैसी शर्तें नियमों से तय होती हैं। लोगों की पेंशन अलग अलग हो सकती है क्योंकि उनकी सेवा और वेतन अलग अलग होते हैं। उच्च पेंशन विकल्प केवल उन्हीं के लिए लागू होता है जो प्रक्रिया और शर्तें पूरी करते हैं। किसी भी बढ़ोतरी, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत जैसे बदलाव के लिए आधिकारिक आदेश जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, अफवाहों पर नहीं, दस्तावेज और आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो ईपीएस पेंशनर हैं या भविष्य में पेंशन से जुड़े निर्णय लेना चाहते हैं। इससे सही जानकारी फैलती है और लोगों का भ्रम दूर होता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल माई योजना गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का सहयोग और विश्वास बना रहे, यही उम्मीद है। धन्यवाद।